हम्म। देखिए, अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट D1 चार्ट की बात कर रहे हैं। तो D1 चार्ट में ये जैसे सामने आपको चार्ट दिख रहा है ना। इसका मैं यहाँ बना देता हूँ। अच्छा, अब इनका अपन देखें तो एक काम करते हैं, ये खोल लेते हैं ये। तो यहाँ से आपको ये लग्न चार्ट दिख जाएगा। D1 चार्ट है ना। D1 चार्ट वृश्चिक लग्न आया है। ओके। 9 10 11 12 3 4 5, ये 6 7। देखिए, लग्न में चंद्र मौजूद है, गुरु है दूसरे भाव में, शनि और केतु आ गए पंचम भाव में, और मंगल आ गया अष्टम भाव में। सूर्य बुध नवम भाव में, राहु है यहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है। अब हम जब लग्न की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ नजर डालें कि वृश्चिक लग्न है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले लग्न की विशेषताएं आनी चाहिए। तो वृश्चिक लग्न वाले कैसे होते हैं, ये नोट्स में अभी भेज भी दूंगा। और जिनके पास भी मेरी कोई भी बुक होगी, है ना, केपी विधान या के भास्करन वाली, उसमें मैंने पूरा दे रखा है सभी लग्नों का, है ना। अब लग्न हो या राशि, दोनों के लिए फल एक ही लिखना आपको। जैसे वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न ही है, तो दोनों का फल एक हो गया। तो सबसे अलग हटकर अगर कोई राशि होती है, वो है आपके लिए वृश्चिक राशि। इससे अच्छा नहीं, इससे बुरा नहीं। अब चंद्रमा लग्न में विराजमान है, तो हम जानते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में क्या हो जाता है, नीच माना जाता है। नीच मतलब कमजोर। अब चंद्रमा ही सबसे बड़ा, देखिए ना, चंद्र, गुरु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, राहु, ये सब ग्रह है। लेकिन सबसे जो जरूरी ग्रह होता है, जो आपकी पत्रिका में सबसे मजबूत होना चाहिए किसी की भी पत्रिका में, वो है चंद्रमा। आप किसी की भी पत्रिका का फलित करने जाओ, सीधे सबसे पहले चंद्रमा को देख लो। उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा तो इसी वजह से होगा। इसी ऋग्वेद में भी इसका लिखा गया है, चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो अजायत। मतलब चंद्रमा मन का स्वामी है। अब मन का स्वामी ही यदि जन्म कुंडली में ठीक स्थिति में न हो, दोषपूर्ण स्थिति में हो, 6 या 8 या 12वें भाव हो, है ना, तो मन मस्तिष्क से संबंधी परेशानी रहेगी ही। ये एक अकाट्य सत्य है इसका। ठीक। अब यही चंद्रमा जो है, माँ का सूचक भी है, मन का कारक भी है, और चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी। अब प्रत्येक जन्म पत्री में जब आप देखते हैं तो दो लग्न बनाते हैं। एक तो हम, आप कभी सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे, चाहे वो एस्ट्रो से जियो, तो एक तो लग्न चार्ट निकलता है, और एक चंद्र कुंडली वाला भी, है ना। गोचर में भी कई बार चंद्र कुंडली से देख लेते हैं। तो इसका तो ये लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट एक ही होगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न में विराजमान है। तो जन्म जन्म लग्न को देह समझे, और चंद्र लग्न को, है ना, मन। तो बिना मन के देह का अस्तित्व नहीं होता, और बिना देह के मन का कोई स्थान नहीं। तो देह और मन मतलब शरीर, है ना, प्लस मन, ये दो तो रहेंगे मनुष्य के अंदर, ये आवश्यक। इसलिए लग्न और चंद्र दोनों की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण होती है ना। अब मन, शरीर नष्ट हुआ तो मन भी नष्ट हो गया। लेकिन आत्मा, आत्मा तो अजर अमर मानी गई। चंद्रमा ग्रहों में सबसे छोटा है, और इसकी गति बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा। जहाँ शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल लेता है, बृहस्पति लगभग 13 महीने, राहु लगभग 18 महीने,
तो चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि चक्र को पार कर लेता है। तो चंद्रमा की तेज गति और इसके प्रभावशाली होने के कारण ही इस समय क्या घटना होगी चंद्रमा से पता चलता है। बिना चंद्र के समर्थन के कोई घटना नहीं हो पाती है ना। विषंतरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, जितनी भी दशाएं हैं सब चंद्र की गति से बनती। हम देखते हैं कि जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है ना, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह होगा उसी ग्रह की दशा पहले शुरू होती। जैसे अश्विनी नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उसकी दशा जो है केतु से आरंभ होगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। और अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होता तो उसकी दशा शुक्र से शुरू होती। ये होता। फिर आप एक बार और देखते हैं कि भाई दशा कितनी क्या बची, जैसे इस चार्ट में देख लीजिए आप, है ना। ये यहाँ पर चले, इसमें भोग काल लिखा है क्या, दशा विषोत्तरी दशा देखिए लिखा बैलेंस, है ना, 3 ईयर 10 मंथ। तो यहाँ पर आ गया आपका 3 साल 10 महीने, ये लिखा हुआ है, और 4 दिन। ये बैलेंस है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब इसकी जो दशा शुरू हुई है, तो जन्म नक्षत्र आप चेक कर लीजिए, अनुराधा, है ना, अनुराधा। ये तो शनि की दशा, तो शनि की दशा से शुरू हुआ है। देखिए इसका जन्म का साल क्या है, ये भी देख लीजिए, 26/7/1996, है ना। तो इतनी ही दशा बची थी, कितनी, 3 साल 10 महीने और 4 दिन की। अब आप कहेंगे सर इतनी दशा कैसे बची, तो बाकी का क्या हुआ होगा। वो जातक अपने माता की कोख में या और पिछले जन्मों में भुगत चुका है, इसलिए भी इतनी दशा बची है, ये बात आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी दशाएं चंद्रमा के अधीन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब अशुभ और शुभ समय को देखने के लिए भी आप दशा, भुक्ति और अंतर, है ना, दशा भुक्ति अंतर को देखते हैं। आगे चलेंगे तो सूक्ष्म और आगे चलेंगे तो प्राण। तो DBAPS ये आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर ये जैसे अभी दशा चल रही है ये शुक्र की, जी, ये DBA आ गया। और आप आगे करेंगे इसको, ये AS भी आ गया, और आज तारीख चल रही है 15, तो यहाँ जाइए, ये प्राण तक आ गया आप, जी। ठीक है। तो ये मतलब है DBS का, दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म और प्राण दशा, है ना। तो देखने में आता है। अब हम जब चार्ट देखते हैं तो आपके सामने दो चार्ट आ जाते हैं, ये एक आता है राशि चार्ट, एक भाव चार्ट। तो ग्रहों की स्थिति तो जो है आकाश में निरंतर हर समय बदलती रहेगी, एक राशि से दूसरी राशि में जाता हुआ दिखाई भी देगा, ये भी हमने देखा है। तो चंद्र से कोई भी शुभ ग्रह जहाँ चंद्रमा विराजमान है, जैसे चंद्रमा यहाँ इसमें यहाँ विराजमान, इससे कोई भी शुभ ग्रह यदि दसम भाव में पड़ता है, यहाँ से दसम भाव क्या पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पड़ेगा। यहाँ दशम में आप किसी की भी पत्रिका में देख लीजिए, चंद्रमा से दशम भाव जो भी हो, वहां पर यदि शुभ ग्रह शुक्र, बृहस्पति, बुध हो, तो व्यक्ति दीर्घायु धनवान होगा, परिवार सहित सब सुख मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा से कोई भी ग्रह जब दूसरे या 12वें भाव में ना हो ना, ये इधर यहाँ या यहाँ ना हो, है ना, ये ना हो, तो ये स्थिति को कई लोग कैमद्रिक दोष भी बोल देते हैं, ना हो तो वो अशुभ हो जाता है। अब यहाँ तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में गुरु आ गया, तो फिलहाल ठीक है। तो चंद्रमा की स्थिति से ही केवल अपने वैदिक ज्योतिष में 108 योग बनते हैं, उन सबका जानकारी रखना की जरूरत नहीं आपको। आप तो ये ध्यान रखें कि चंद्र का प्रभाव पृथ्वी पर, उस पर रहने वाले प्राणियों पर और सभी पदार्थों पर पड़ता है।
चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा भी पैदा होता है ना। समुद्र पर पूर्णिमा और अमावस्या को 24 घंटे में एक बार चंद्र का प्रभाव देखने को मिलता है। कि चंद्रमा सागर के पानी को ऊपर ले आता है, फिर नीचे ले आता है। और तिथि के बदलने के साथ साथ सागर का पानी का भी उतार चढ़ाव होता है। अब हम सबके बॉडी में भी 70% पानी है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं, और है भी, है ना। तो चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे ऊपर अधिक पड़ता है। हमारे शरीर में जो पानी है वो भी नमकीन पानी है, क्योंकि हम नमक का सेवन तो करते ही है ना। ये चंद्र के बदलने के साथ साथ पागल व्यक्ति की स्थिति का पता लगाते हैं। चंद्रमा जो है सांस की नाड़ी होती है हमारे अंदर, और शरीर में ये खून के तरल पदार्थ का मात्रक है। लाल रंग खून का मंगल की वजह से, लेकिन जो लिक्विड आइटम है वो चंद्रमा के कारण। अब दमे के लिए अपन देखते हैं ना, वास्तव में 3 राशियां, दमा, मिथुन, है ना, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां। इन पर अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, है ना, राहु, केतु, है ना, शनि, भले ही शनि या कुंभ राशि में स्वराशि का होता हो, लेकिन इनके साथ साथ कहीं इनका संबंध चंद्रमा से भी हो जाए, इन ग्रहों की दृष्टि पड़ने के साथ साथ इन राशियों में चंद्रमा का संपर्क भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को दमा की बीमारी हो सकती है। चंद्रमाता का कारक है। किसी की भी पत्रिका में देख लीजिए, चंद्रमा यदि छठे, आठवें, 12वें है या नीच है, तो उसकी माता को 100% प्रॉब्लम होगी ही होगी। 100%, ये भी बात है ना। इसकी माता की तो डेथ हो गई थी, कब? जब ये करीबन 9-10 साल की थी तभी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। चंद्रमा खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी बहुत प्रभावशाली। चंद्र की स्थिति खराब हो जाए तो आदमी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है ना। एक बुक आती है, जातक परिजात, जातक परिजात, है ना। इसके 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 100वें श्लोक में लिखा हुआ है, ये श्लोक में लिखा है कि चंद्रमा जब वृषभ राशि में हो तो व्यक्ति को मीठे पदार्थ खाने का बहुत शौक रहता है। और इसी में अध्याय 6 में भी लिखा है कि चंद्रमा ही आपके खाने पीने की आदतों पर प्रभाव डालता है। ये अब अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, चंद्र की स्थिति कमजोर है, अब कमजोर बोले तो क्या, सीधी बात है, या तो वो 6, 8, 12 में हो या वृश्चिक राशि में हो, तो चंद्र की स्थिति कमजोर मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को समय पे खाना नहीं मिलता। शनि की अंतर्दशा आ जाए ऐसे व्यक्ति को, शनि दशा जब शुरू होती तब समय पे खाना नहीं मिल पाता। यहाँ भी ये कहें कि काम में इतना भिड़ता है कि वो समय का ध्यान नहीं रखता, है ना। चंद्रमा किसी भी प्रकार से अशुभ हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये चंद्रमा अशुभ तो हो ही गया, है ना? वो तो हम देख ही रहे हैं, ये है ना, वृश्चिक राशि में कमजोर हो गया। अगर यही चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें में होता तो भी कमजोर माना जाता। ये किसी भी प्रकार का कष्ट माता के स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंचा देता। आदमी की मेमोरी कभी कभी बहुत कमजोर कर देता है। घर में पानी की कमी हो जाए, या उसके घर में बोरिंग हो, कुआं हो, तो वो उसमें पानी की कमी हो जाए। आत्महत्या का विचार भी जो बार बार आता रहता है, वो जनरली देखने में आया है 12वें और 8वें चंद्रमा, एक न एक बार तो उसके बारे में विचार मन में आता ही आता है। तो मन अच्छा है तो मनोबल अच्छा है, मनोबल अच्छा है तो बड़े काम कर लेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए किसी भी पत्रिका में सबसे जो प्रभावशाली ग्रह जिसको आपको देखना चाहिए वो है मात्र चंद्रमा। बस, ये तो नहीं बिगड़ रहा है, इस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। अब चंद्रमा तो एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो भाई घूमते फिरते आपकी अपनी पत्रिका में भी गोचर में चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें तो आएगा ही आएगा। जब चंद्रमा छठे भाव में आता है उस दिन आपको काफी मेहनत करवा देता है ना।
स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आठवें भाव चंद्रमा आएगा यहाँ पर, तो मानसिक दुख या परेशानी होगी, भले थोड़ी देर के लिए हो। इसी प्रकार जब 12वें भाव में आएगा, तो घर से कभी दूर जाना पड़ गया, आकस्मिक रूप से खर्चा आ गया, ये चंद्रमा का गोचर प्रभाव। यहाँ तक कि शनि, है ना, गोचर वश जब चंद्रमा की राशि में आ जाता है, और ऐसे में चंद्रमा अगर 12वें 8वें भाव में हो, तो व्यक्ति सुसाइड का भी विचार करने लगता है। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी कभी पूछे भैया सबसे मजबूत ग्रह कौन सा होता है पत्रिका का, तो ज्यादातर लोग बोल देंगे साहब गुरु होता है। गुरु सभी दोषों का हरण करता है, सूर्य इतने दोषों का हरण करता है। हमारा तो कहना है चंद्रमा, मन कमजोर सब खत्म। इसी भगवान शिव को चंद्रमा का देवता कहा गया है। शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया है। जिस प्रकार सूर्य सूर्य करता आपके व्यक्तित्व को निखारता, मजबूत बनाता, तो चंद्रमा क्या करता है, मन मन को मजबूत करता है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, उनको माता का भरपूर स्नेह प्रेम भी मिलता है, साथ भी मिलता है। ये भी देखा है ना। अब कुंडली का, जन्म कुंडली में मान लो लग्न ही आ गया आपका कर्क लग्न, कर्क लग्न आ गया, है ना, तो चंद्रमा यही विराजमान हो, तब ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत रहती है। वो नई नई चीजें आइडिया लाता है, और आइडिया से फिर नए नए आविष्कार होते हैं। जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं सब चंद्र के कारण हैं। चंद्रमा बीज, औषधि, जल, मोती, दूध, अश्व और मन पर राज करता है। अब आपकी पत्रिका में देखें भाई, चंद्र कुंडली में अगर, है ना, कहाँ परेशानी पैदा करेगा, तो अगर चंद्रमा 111, 12 या लग्न में या दो भाव में नीच का हो जाए, है ना, मतलब वृश्चिक राशि में आ जाए, या शनि के साथ, शनि या राहु के साथ इन भावों में हो, है ना, तो उसको मस्तिष्क पीड़ा रहती है जी। इसी प्रकार से छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्र शनि की युति बन जाए जी, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जा सकती है। कब, या तो चंद्रमा की दशा में या शनि की दशा में। तो चंद्र में जब शनि का अंतर आएगा तब, या शनि में चंद्र का अंतर आएगा तब, ये ठीक नहीं है। तो 8वें भाव में, छठे भाव में ये स्थिति आ जाए, तो धीरे धीरे उसका मन कमजोर हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना। अब चंद्रमा और चौथे भाव का मालिक, है ना, चौथे भाव का स्वामी, मान लीजिए चंद्रमा पहले अष्टम भाव में है, और चौथे भाव का स्वामी जैसे इस कुंडली में कौन है, शनि। ये दोनों मिलकर अष्टम भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए, तो ये एक भयानक दोष उत्पन्न कर देता है। उसकी आत्मा प्रभावित होती है, वो घर छोड़ देगा या निकल देगा कहीं पर भी, है ना, आत्महत्या भी कर सकता है। तो सभी आत्महत्याएं जितनी होती है वो देखिए जल्दबाजी में होती है। उस दिन चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, मैंने मन डिस्टर्ब हुआ जबरदस्त जी। अब कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा का इफेक्ट देखिए। पहली बात, भले कमजोर हो, है ना, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, पर स्थान का फर्क पड़ेगा। पहला लग्न है, तो यहाँ पर जातक को बलवान, शरीर से बलवान बना दिया, ऐश्वर्यशाली, सुखी, व्यवसायी, है ना, गीत संगीत का शौकीन, इतने तो बताएगा ही बताएगा। हाँ, अब यहाँ कमजोर भी हो गया वृश्चिक राशि में, तो ये जो सुख बताए हमने कि बलवान होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, उसमें कमी आ जाएगी। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो, दूसरा भाव वाणी का है ना, तब ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, भोगी होता है। और किसी का भी चंद्रमा द्वितीय भाव में हो लग्न चार्ट में, उसका कोई एक छोटा या भाई या बहन हो, तो वो बहुत सुंदर होता है ना, और सहनशील भी होता है। जब चंद्रमा तीसरे भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, है ना, पराक्रमी से, धार्मिक स्वभाव से, प्रसन्नता से, आस्तिकता से लाइफ में आगे बढ़ता है।
चौथे भाव में चंद्रमा हो तो जातक दानी मानी होगा, उदार होगा, और शादी के बाद कन्या संतान जरूर होगी अगर चंद्रमा यहाँ आ गया तो, चौथे भाव में किसी का भी, ये भी देखा। और ऐसे व्यक्ति को लॉटरी से, सट्टे से भी इनकम होती है। पंचम भाव में चंद्रमा आ जाए तो पंचम भाव का एक है, बुद्धि का है, शुद्ध बुद्धि का है। ये चंचल है, सदाशील है, क्षमावान है, तरह तरह के शौक पालता व्यक्ति है ना, तो बढ़िया होगा। पर छठे में आ जाए तो कफ का रोगी, नेत्र रोगी, अल्पायु, आसक्त और खर्चे बढ़ाने वाला होगा यहाँ पर चंद्रमा होगा तो। सातवें स्थान में चंद्रमा हो जाए, ऐसा व्यक्ति को घूमने फिरने का बड़ा शौक रहता है। ये बिजनेसमैन भी बन सकता है और कोई एडवोकेट भी बन सकता है, ये देखने में आया है इसका। पानी वाले स्थानों पर जाना उसको पसंद आता है। आठवें में चंद्रमा आ जाए यहाँ, ये ठीक नहीं है। तब तो ये विकार, कोई ना कोई कामी स्वभाव, वाचाल होगा, फालतू की बातें ज्यादा करेगा, है ना, अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करेगा। जबकि नवे भाव में चंद्रमा, भाग्य भाव में, या काल, है ना, काल पुरुष के कुल हिसाब से नवम भाव गुरु की राशि, तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल ही देता है, विद्वान न्यायी बनाएगा। और अब दसम भाव में आ जाएगा तो कार्य कुशल, निर्मल बुद्धि, संतान से सुखी और लोगों का भला करने वाला। जब 11वें भाव चंद्रमा आ जाएगा तो चंचल बुद्धि, विदेश से लाभ, यहाँ आ जाए तो विदेश से लाभ। और 12वें भाव आ जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा 12वें भाव में हो, वो मैंने उसको देखा, वो एकांत प्रिय रहता, अकेले रहने की आदत और कल्पनाओं में खोए रहने वाला, ना चाहते हुए भी उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है, कफ का रोगी हो जाता है। अब हम इसी डी चार्ट पर आगे देखें कि चंद्रमा यहाँ है, क्या लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो देखिए शनि की तो, ये गुरु की दृष्टि तो पड़ेगी नहीं, बगल में है। शनि की भी ये 7, 8, 9, 10, दसम दृष्टि यहाँ पड़ रही है नहीं, है ना, सर मंगल साथ की भी दृष्टि। में सर साथ में शुक्र है, आपने लिखा नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये तो, हाँ मैं जो बता रहा था, ये शुक्र आ गया, है ना, सातवां शुक्र। तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे। अब व्यक्ति कैसा भी हो, गोरा हो, चिट्टा हो, है ना, गोरा चिट्टा हो, सांवला हो, काले रंग का हो, लेकिन यदि लग्न पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उसके नाक नक्श बड़े तीखे और सुंदर हो जाते हैं। वो लोगों को आकर्षित करने की कला, आपने देखा होगा कई बदसूरत लड़कियां हैं पर नाक नक्शे ऐसे तीखे हैं कि लोग उनकी फिदा हैं। और कई लड़कियों का रंग बड़ा फेयर है लेकिन चेहरे में वो बात नहीं है, गोरा रंग है पर नाक नक्श तीखे नहीं है। तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब है, चंद्रमा तो यहाँ पे दूषित हो गया, अब दूषित होने से चंद्रमा क्या देगा? वृश्चिक लग्न वाले की भाषा अच्छी नहीं होती है। अगर वो गुस्सा करे तो बिल्कुल डंक मारता ना, चुभोने वाले, ताने मारने वाली बात होती है। चंद्रमा यहाँ कमजोर हो गया है। हाँ, शुक्र की दृष्टि पड़ गई इस पे, तो दिखने में अच्छा, पता है, नाक नक्श तीखे हो गए। अब दूसरे भाव में कौन है? गुरु। गुरु के बारे में हम क्या बोलते हैं? जहां बैठा हुआ स्थान हानि करता है। ठीक है भाई, तो ये भाव किस चीज का है? दिमाग में लाए, धन का है, बैंक बैलेंस का है, परिवार का है ना, शिक्षा का भाव भी है, परिवार से मिलने वाली, और वाणी का भी है। तो इस भाव में कमी हो गई, इसको अकेले रहना पड़ता है आज भी, परिवार से दूर। ठीक है। अब इसी द्वितीय भाव, है ना, अब गुरु जहाँ बैठा वहां खराब, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ रही है उसकी? तो गुरु की दृष्टि में पहले पंचम दृष्टि लें, 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि पड़ गई छठे भाव पे। तो दृष्टि से छठा भाव यहाँ ठीक हो गया, ये रोग को रोकेगा। यहाँ पर इसके मित्र मंगल की राशि है,
तो खराब रोग होने से रोकेगा, है ना, दीर्घकालिक। फिर सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आठवें भाव पे, है ना, आठवें भाव पे। अब आठवीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि जब यहाँ आठवें भाव पर पड़ रही है, तो गुरु आयु को बढ़ाएगा, है ना, आयु के मामले में सही रहेगा। पैतृक संपत्ति धन की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि आठवां भाव उसका भी है। फिर सात के बाद आठ नौ, नवम दृष्टि गुरु की पड़ रही है यहाँ पर, कर्म भाव पर। अब कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना है, तो ये चाहकर भी बुरे काम नहीं कर पाएगी। यहाँ सूर्य है, विराजमान है ना, धोखाधड़ी वाला बिजनेस ये इस टाइप का हो ही नहीं पाएगा इसमें। तीसरे भाव में चलें, तीसरे भाव में शनि की राशि पड़ी है। तीसरे भाव पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? सूर्य बुध की, है ना, सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है। और किसी की पड़ रही है? यस, मंगल की आठवीं दृष्टि भी। तो यहाँ पर सूर्य की, बुध की और मंगल की तीनों दृष्टि पड़ रही है। ये जातिका को पराक्रमी बनाएंगे, ये लड़की की पत्रिका है, ये इसको पराक्रमी बनाएंगे। परंतु ये शनि की राशि है, तो इसका पराक्रम जब दिखाना हो तब ये डाउन। दुश्मन सामने नहीं तब तो बड़े शेर की तरह बात करना, और सामने आ जाए तो डाउन, ऐसा है। अब चतुर्थ भाव में आए, चतुर्थ भाव में भी शनि की राशि है। अब तीसरे और चौथे भाव का स्वामी शनि कहाँ बैठा है? गुरु की राशि में, पंचम भाव में। शनि किसी की भी पत्रिका में अगर पंचम भाव में हो, तो एक तो उसके अंग्रेजी की हैंडराइटिंग सुंदर होती है। पंचम भाव में शनि की स्थिति को अच्छा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अब शनि की वक्र दृष्टि यानी कि तिरछी, यानी कि 3 नंबर की दृष्टि कहाँ पड़ रही? तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे। शनि जहाँ बैठा वहां अकेले अच्छा, बुद्धिमान है सब, हाँ है, हैंडराइटिंग अच्छी, हाँ है, कला का शौक है, हाँ है, लेकिन दृष्टि यहाँ पड़ी, ये खराब। गुरु की दृष्टि अच्छी, शनि की दृष्टि खराब मानी गई। तो एक तो इसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, जहाँ उसका एजेंट राहु पहले से विराजमान है, तो लाभ भाव में कमी करेंगे ये, और देरी भी करेंगे। शनि विलंब का कारक है। शनि की दशम दृष्टि 7 8 9 10 यहाँ पड़ रही है परिवार के भाव पे, तो इसका कुटुंब के साथ या संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल होगा। अब पंचम भाव में आए, पंचम भाव में शनि के साथ केतु है। इस भाव का स्वामी गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब पंचम भाव में किसी का भी केतु हो या लग्न में केतु हो, तो एक यहाँ केतु यहाँ भी, और त्रिकोण में, त्रिकोण में कभी केतु आ जाए 1 5 9 में, तो विवाह के 18 महीने के भीतर पहली संतान का योग बन जाता है। बना भी इसका, लेकिन एक भी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई या साथ में आ गए, मंगल की दृष्टि पड़ गई या शनि आ गया या राहु या केतु साथ आ गया, राहु ये शनि आ गया, शनि या मंगल आ गया या सूर्य आ गया, तो पहली संतान का अबॉर्शन हो जाएगा, हुआ। अब छठे भाव में चले, छठे भाव में, अब छठे भाव में मेष राशि पड़ रही है। तो जो राशि पड़ रही है वो, और अगर यहाँ कोई ग्रह विराजमान होता हो, ये किसका है? घर किस चीज का कारक है? रोग ऋण शत्रु और मेहनत का धन। इसका स्वामी कहाँ गया है? 6 8 12 में तो नहीं गया, मंगल चला गया अष्टम भाव में, है ना, अष्टम भाव में। तो छठे का स्वामी अष्टम में जाएगा, तो रोग होने पर ऑपरेशन करवाएगा ही करवाएगा, किसी भी रोग की वजह से। दूसरी बात, ये मेष राशि है, तो मेष राशि का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सिर पे, है ना, सिर के ऊपर। तो सर में दर्द होगा, कल को प्रॉब्लम ये भी हो सकती है इसको कि ब्रेन ट्यूमर भी हो जाए, ये दिमाग खराब कर देगा इसका। तो किसी की भी पत्रिका में यहाँ जो नंबर लिखा है, वो जो राशि पड़ रही है, और वो जिस भाव को, शरीर के जिस अंग का प्रतिनिधित्व करेगा, उसमें रोग होने की संभावना होगी, पक्की बात है। अब इसके ऊपर किसी की दृष्टि 1 2 3 4 5, देखा गुरु की दृष्टि है तो संभाल लेगा। और इधर मंगल चला गया,
स्टेज चला गया अष्टम भाव में, है ना? तो ऑपरेशन तो होगा, बचाएगा। अब आ जाइए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में शुक्र विराजमान है। जनरली शुक्र को सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ बैठा हुआ शुक्र जल्दी एक्टिव हो जाएगा, है ना, जल्दी कम उम्र में प्रेम संबंध बनवा देगा, ऐसा है। तो ये शुक्र की स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई। लेकिन एक खास बात भी है, व्यक्ति का जीवन साथी उससे अधिक दिखने में सुंदर होगा। लड़की है पर उसका जो जीवन साथी वो ज्यादा सुंदर होगा दिखने में, है ना। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह जो है, पहला विवाह में गड़बड़ तो होगी होगी। यदि दूसरा विवाह हुआ तो वो अंतर जाति विवाह होगा, इंटर कास्ट मैरिज। अब आई है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल है। किसी का भी अष्टम भाव में मंगल है, किसी का भी अष्टम भाव में मंगल है तो क्या, एक मिनट, जरा हटा दूं तो कैंसिल बंद हो गई। हाँ, किसी का भी अष्टम भाव में मंगल होगा तो लाइफ में एक्सीडेंट होगा, और हड्डी पे चोट लगेगी, फ्रैक्चर होने की काफी संभावना है। ये ध्यान रखें, है ना? तो यहाँ का ये इस प्रकार से फल देगा, ये वाला मंगल। पता है क्या हुआ भाई? तो ये वाला मंगल जो है हड्डी में फ्रैक्चर देगा, लाइफ में एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। लड़की की पत्रिका में, है ना, बताया था कि क्या हुआ ये, लड़की की पत्रिका में आठवें भाव का मंगल अच्छे फल नहीं देता। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, है ना, और सुसाइड करने का विचार मन में आना, और विवाह के तुरंत बाद जीवन साथी का कामकाज प्रभावित होना। अब एक खास बात बताऊं मैं आपको, जो किताब में नहीं मिलेगी। किसी की भी अष्टम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है वो देख लीजिए, है ना। ग्रह न हो तो राशि देख लीजिए। ये उसके जीवन साथी को रोग को बताए। मान लो यहाँ सूर्य विराजमान होता, है ना, तो सूर्य, है ना, सिर, तो सिर में दर्द देता, हड्डियों में दर्द देता, ये बात बनेगी, है ना, हड्डी में दर्द देगा। चंद्रमा है तो किसी भी प्रकार की खून की बीमारी होगी उसको, मन डिस्टर्ब होगा। मंगल है तो मंगल, मंगल भी खून का संकेतक है। ये तो लिक्विड हो गया, और ये बोन मेरो, हड्डियों में बहने वाला द्रव, और हीमोग्लोबिन जो खून को लाल रंग प्रदान करता है, उसमें तकलीफ आ जाएगी। बुध अगर यहाँ पर है तो आपके जीवन साथी को, है ना, बुध मतलब नसों में समस्या देगा। गुरु है तो चर्बी में, किडनी में, लीवर में। शुक्र है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है ना, फैलोपियन ट्यूब की समस्या हो सकती है। अगर जेंट्स की पत्रिका हो तो उसकी पत्नी को ये प्रॉब्लम होगी। शनि है तो कभी भी उसको लकवा मार सकता है। और राहु या केतु है तब तो भाई कहना ही मुश्किल है कि कौन सी बीमारी कब हो जाए अचानक, ये पक्का गणित है। अब हम आते हैं इधर भाग्य भाव। अब यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें सूर्य बुध विराजमान है। अब सूर्य प्लस बुध का हम क्या बोल देते हैं भाई, बुधादित्य योग है। अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, जिसका भी बुधादित्य योग होगा उसके परिवार में किसी और की पत्रिका में भी बुधादित्य योग होगा, एक परिवार में मिलेगा ही मिलेगा। बुधादित्य योग केवल एक साधारण योग है, ये राजयोग नहीं है। ये केवल ये बताता है कि व्यक्ति समझदार होगा। परंतु मैंने एक अपने खोज से जो चीज बता रखी है बुधादित्य योग के बारे में, जिसका बुधादित्य योग होगा जीवन में बड़ी भूल होगी, जिसका अफसोस जीवन भर रहेगा।
फिर प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा। ये ये है। अब बुधा जितनी होगी तो छठे आठवें बारहवें में बना हो तो ये कमजोर हो गया। ये तो कहीं पे भी बैठे ये फल तो मिलना है। पर 6 8 12 में कमजोर हो गया। फिर भी जातक कभी कभी बड़ी बुद्धिमानी की बात करेगा इस योग की वजह से, है ना। अब नवम भाव में ये नमस्कार सर।